जय बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। तो चलिए आज क्या करना है हम लोग को, आज हम लोग को ऑब्जेक्टिव करना है और 2019 का मैथ का ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए मैथ है 2019 का, 19 की द्वितीय पाली है। ठीक है, मैथ 2019 है, द्वितीय पाली है। इसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हम मोबाइल देखेंगे। ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वाला जो है यहाँ पे, ये क्या है? ये दिया है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस a ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोई बहुपद यहाँ पे दिया है। बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में a के मूल्य और गुणनफल दिया है यहाँ पे कितना? 8 है। तो a का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए दो चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्या? एक होता है मूलों का योगफल, मूलों का योग। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और एक होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है हम लोग। क्या कि मूलों का जो योग होगा, क्या यहाँ पे अगर दो को मूल है, एक अल्फा है, अगर बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस डी बाई ए होता है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, ये बात हमको पता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में a कि मूलों का गुणनफल दिया कितना? 8 दे दिया है। तो क्या है बताइए, a का वैल्यू कितना होगा? हमको यहाँ पे क्या दे दिया है? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कितना दे दिया है? अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 8। ये दे दिया है कि मूलों का गुणनफल दिया है 8, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है? c बाई a इक्वल टू 8। यही ना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा का हम क्या लिख सकते हैं? सी बाई ए। और यहाँ पे दिया 8, नीचे लिख देंगे 1। जब एक बट्टा में रहे और एक नीचे बट्टा में रहे, तो दूसरे वाले को भी क्या करेंगे? बट्टा में करेंगे, उसके नीचे क्या लिख देंगे? 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना है कि सी का वैल्यू कितना है? सी बाई ए क्या निकालना है? सी बाई ए। अब इस सवाल में देखिए, सवाल में क्या है? सी का वैल्यू कितना दिया है? a। और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 1। तो रख देंगे इसको। सी बराबर कितना दिया है? a। लास्ट वाला को सी बोलते हैं। अब इंटू बहुपद है हम लोग का यहाँ पे, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में 9x हो गया प्लस में a हो गया। तो यहाँ पे a इस एक्स स्क्वायर से गुणा तो उसको a बोलते हैं, तो 1 है। b का वैल्यू में माइनस में 9 है, और c बराबर कितना है? a है। ये चीज है यहाँ पे। ठीक है ना, y वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। a का वैल्यू कितना है? 1 रख देंगे। c को a किया है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a। ये क्या हो गया यहाँ पे? a बराबर कितना आ गया? a बराबर कितना आ गया?
ए में 1 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ए का आंसर कितना आ गया? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों का? अगला क्वेश्चन दे रहा है अर्धवृत्त का परिमाप कितना है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अर्धवृत्त का परिमाप परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, आपको हम कुछ सेकंड का टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, बन गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं। देखिए ये रहा वृत्त, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होता है? परिधि का मतलब कि किनारे किनारे की लंबाई कितनी है, किनारे की कुल लंबाई को ही परिधि बोलते हैं। तो ये क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से लगा फिर यहाँ तक नापना तो कितना आएगा? ये होता है परिधि, और परिधि कितना आता है? वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको आधा कर दे तो आधा करने के बाद अगर इसकी लंबाई नापना हो तो कितना आएगा? ठीक है, तो वृत्त जो होगा, वृत्त का की अर्ध परिधि, अर्ध परिधि कितना आएगा? अर्ध परिधि का मतलब क्या है? 2 पाई r डिवाइड कर देगा 2 से। नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैसे कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि अर्ध परिधि का मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नहीं है। अगर हम इसको आधा काटते हैं देखिए कैसे हो गई है। ये ऐसे काटें तो ये भी मिलेगा यहाँ से हुआ। अब ये जगह का पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा लंबाई जो होगा ये अर्ध परिधि आएगा। ये क्या है? ये त्रिज्या तो r है, ये भी त्रिज्या तो r है, और ये जो r है यहाँ पे ये वाला आएगा पाई r। ये टोटल r है 2 पाई r, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल, तो ये कितना आ गया? ये आ गया पाई r, और ये आ गया 2r। तो 2 से 2 कट यहाँ पे आ गया कितना? पाई r आ गया। ये है पाई r, ये हो गया पाई r, ये कितना हो गया? ये वाला हो गया पाई r, और ये वाला, ठीक है, और ये कितना आ गया? 2r। तो अब अर्ध परिधि कितना आएगा? टोटल जो हमारा अर्ध परिधि आएगा ये कितना आएगा? पाई r प्लस में आ जाएगा 2r। ठीक है, ये आ गया। और इसी से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए लिख लीजिए, वृत्त की अर्ध परिधि या अर्ध परिमाप पाई r प्लस 2r। क्या फॉर्मूला है? पाई r प्लस 2r। आइए बनाते हैं इसको। चलिए वृत्त का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है? 72 ना दिया है। वृत्त का जो अर्ध परिमाप है ये दिया है 72 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अभी वृत्त का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r प्लस में 2r 72, ये r कॉमन करेंगे, पाई या प्लस में यहाँ पे क्या आ गया? 2 बराबर में आ गया यहाँ पे 72। ये हो गया r का वैल्यू ऑफ r, r ही तो निकालना है हमको। पाई का वैल्यू रखेंगे कितना? 22/7 प्लस में 2, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे बनेगा 72, यहाँ कितना हो गया? नीचे हो गया 7, 22 प्लस में यहाँ पे 7 गुना 14 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 72। यहाँ पे जगह r 22 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 6 हो गया, और 2 1
7 हो गया और यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 72। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 36R बटा में यहाँ पे कितना आ गया 7 इक्वल टू आगे 72। यहाँ पे 36R बराबर हो जाएगा 72 इंटू में 7 और अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 7 बटा में हो गया 36 कट के आ गया 2 मतलब कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। ये और परिमाप आ गया किसका, और परिमाप का जो त्रिज्या है ये निकला जाए, यहाँ से यहाँ की लंबाई थी इस लंबाई को हम निकालेंगे। ठीक है, आर निकाल गया। आर में कैसे होगा, ये पूरा होगा तो 2πr होगा और आधा होगा तो क्या करेंगे उसको 2 से भाग देकर निकालेंगे क्या, नहीं उसमें क्या करेंगे ये तो होगा ही मतलब πr 2 से भाग देंगे तो πr बचेगा और इसको भी जोड़ना पड़ेगा उसमें तो r प्लस r 2r तो πr प्लस 2r तब जाकर बनाएंगे इसको। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसमें कि कौन अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको पहले ही बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे और एक से कटे वही क्या होता है अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए 29, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 60, ऑप्शन नंबर डी है 50। तो कौन ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटेगा और एक से कटेगा, कौन सा 29। ठीक है, 25 तो कट ही जाएगा, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा तो ये तो नहीं होगा अभाज्य संख्या। 16 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 1 से कटेगा तो ये भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ यहाँ पे 29 ही वैसा संख्या है जो किससे कट सकता है, केवल 29 से कटेगा और 1 से कटेगा, दूसरे किसी भी पहाड़ में आएगा नहीं। यार सुन, जो किसी के पहाड़ में आ ही नहीं रहा है वही क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, खुद के सिवा और किसी के पहाड़ में नहीं आने वाला है। आप सुन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, यदि ए का मान होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि इसके मूल बराबर होंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा। आइए देखते हैं। विवेचक में क्या होता है ना कि जब b² माइनस 4ac ये 0 आता है तब मूल बराबर होते हैं। क्या होते हैं, मूल बराबर होते हैं और समान होते हैं। जब विवेचक, ये विवेचक निकाला है, ठीक है ना, ये विवेचक है, इसको विवेचक बोला जाता है, डी को ही हम लोग विवेचक बोलते हैं। और जब विवेचक जो होता है क्या आता है b² माइनस 4ac ये विवेचक है, इसका मान जब 0 के बराबर आता है तो क्या होता है मूल एक समान होते हैं और बराबर होते हैं। जब यही इसका वैल्यू निकालने पर जब माइनस में आता है तब मूल क्या होते हैं, इसके मूल होते ही नहीं हैं। और जब इससे इसका वैल्यू जब क्या होता है जब 0 से बड़ा आता है तब मूल क्या होते हैं वास्तविक होते हैं और असमान अलग अलग इसका मूल आता है। ठीक है, अब आइए आप इसको रखते हैं। इसमें बताइए b का वैल्यू कितना है, a है, a² माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ पे x² में से गुणा तो इसको ये बोला तो 1 हो गया। अब c कितना है, c है यहाँ पे b माइनस में b है। ठीक है,
और इक्वल टू यहाँ पे करते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे ना बी नहीं, यहाँ पे -1 है, कितना है माइनस में 1 है, बराबर 0 हो गया। और हो जाएगा एक्स स्क्वायर है माइनस में कितना हो गया, कॉलम में यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस में 4 हो गया, ए स्क्वायर माइनस में 4। से अगर ए का मान निकालते हैं तो रूट अंडर -4, सवाल में क्लॉज में 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस में 4 आएगा, यहाँ पे क्लॉज में 4, तो रूट अंडर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बराबर आ गया 2। ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। जो मूल बराबर हो, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आ गया 2। चलिए आगे देखते हैं इसको। पर एक पासा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। एक और एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पासा जो होता है हम लोग का, एक 1 आता है, एक भाग पर 2 आता है, 3 4 5 और 6 ये रहता है। पासा जो ऊपर ऐसे निशान आता है, ये 1 है, 2 3 4 5 6। कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, टोटल कितने हो रहे हैं, नंबर 6। कौन कौन सा है, ये है और ये है और ये है, 3 हो रहे हैं। कौन 3 हो गया अभाज्य संख्या, ये और ये। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये कटेगा, कटने पर क्या होगा, यहाँ पे कटने पर क्या आएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया, इसका 1/2 लगा ध्यान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 जो है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 2 समांतर रेखा है, ब्रिज के दोनों तरफ ये हो गया इसका डायमीटर, बीच में यहाँ पे हो गया ये पॉइंट, और ये कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर की दूरी है दोनों रेखाओं के बीच में। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है कि बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो बीच से हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे,
हाफ करेंगे तो ये 7 आएगा, ये कितना आएगा 7 आएगा, मतलब रेडियस क्या हो गया, जितना क्या होगा, जितना दूरी इसके बीच का होगा उतना ही क्या होगा इस वृत्त का व्यास होगा, और इस वृत्त के व्यास को अगर आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, त्रिज्या मिल जाएगा। तो 7 हो गया त्रिज्या, व्यास का आधा ही तो होता है ना त्रिज्या, तो ये 7 हो गया और ये भी क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। चलिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात में त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दो वृत्त है, ये πr² और ये भी क्या तो बड़ा वृत्त है, ये भी क्या, ये भी है πr², ठीक है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब इसका बटा इसका करेंगे तो πr² बटा में यहाँ पे करेंगे क्या, πr² बराबर यहाँ पे क्या आएगा 4/1 आएगा, नहीं ना आएगा, पाई से पाई कट गया, r/r अगर यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे अगर r/r करेंगे तो क्या हो जाएगा √4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 2/1 आ गया, क्या आ गया 2/1 इसके त्रिज्याओं का अनुपात आएगा, ठीक है। देखा ध्यान में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है πr² होता है। कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है ये वाला, ठीक है ना, इतना त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो आप πr² करेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे 4/1, ये ना दिया है, ये 4 दिया है, कितना दिया है 1 दे दिया, तो 4 लिख देंगे, 1 कटा देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आंसर आएगा 2/1, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता होगी। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, ए दिया है 0.5, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है 0.5, ये सिर्फ 0 दिया है पहला में, ये 0.5 दिया है और डी में क्या दिया है 1.5। कभी भी जो घटना होती है, ठीक है, कभी जो प्रायिकता होता है 1 से नीचे रहता है या फिर 1 रहता है, ठीक है ना। जो प्रायिकता का वैल्यू आता है किसी भी जो घटना की जो प्रायिकता होगी या तो 1 होगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है, फिर 1 से नीचे हो सकता है, 1 से ऊपर कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये घटना की प्रायिकता यहाँ पे दिया हुआ है, इस ऑप्शन नंबर डी में 1.5 हो गया है, मतलब ये क्या हो गया है ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये असंभव घटना होगा। कौन सा घटना होगा, ये असंभव घटना होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। परसेंटेज देखिए, परसेंटेज में भी ना 60% दिया जाएगा, 50% दिया जाएगा, 30%, ये सब होगा। आप सुनना, तो ये 1 से नीचे रहेगा ना, 1 से नीचे, तो ये तब तक होगा, 1 भी होगा तब भी होगा, जैसे ही 1 से बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये असंभव घटना हो जाएगी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 फिर दे रहे हैं यहाँ पे कि किसी घटना प्रायिकता का अधिकतम क्या होगा। ठीक है, जीरो, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी -1 और ऑप्शन नंबर डी क्या 2। तो अधिकतम मान कितना हो सकता है आपके पास जो घटना होगा, ठीक है, उसका अधिकतम मान कितना होता है 1 से ऊपर होगा या नहीं। 1 से ऊपर अगर कुछ भी लिखा है मतलब घटना कैसे हो जाएगी, असंभव हो जाएगी। ठीक है, आप सुनना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 2 सिक्के हैं, 2 सिक्का है, ठीक है, तो एक ही सिक्का है आपके पास, तो उसमें 2 चांस, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। एक बार मानते हैं कि हेड आ गया, क्या आ गया, ये वाला हेड आ गया, और एक बार हम सिक्का उछलते हैं 1/2, मतलब ये टेल आ गया। फिर इन दोनों को अगर कंबाइन करते तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो जितना टोटल घटना रहता है ना, उसमें से जो घटनाएं घटती हैं उन दोनों को ऐड करने पर क्या होता है, 1 ही आता है। 1 से ऊपर तो आएगा नहीं, कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/2 हो गया, प्लस में 1/2 करने में कितना हो जाएगा, 2/2 इक्वल कितना आ गया 1। मतलब किसी कोई भी जो घटना होगी उसका अधिकतम मान कितना आ सकता है 1 से ऊपर नहीं जाएगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना, 2 तो होगा ही नहीं और 0 भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ तो होगा। बारिश होगी तो चांसेस इतना परसेंट है कि होगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो पास होंगे, इतना परसेंट इसका चांस है। इस तरीके का बात है सुनना, और मैक्सिमम 1 हो सकता है, क्योंकि टोटल जो घटना का इवेंट्स होता है ये आपको कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 3 का -4 में कोटि कौन है। तो कौन है कोटि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x निर्देशांक है ये, और ये वाला कौन है y निर्देशांक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भुज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। ठीक है, जो आगे लिखा रहता है ना निर्देशांक में, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या x निर्देशांक, और बाद वाला क्या बोलते हैं y निर्देशांक। ये जो होता है x निर्देशांक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, और y निर्देशांक को क्या बुलाता है कोटि बुलाता है। ठीक है, रहेगा ध्यान में। चलिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क्या कह रहा है कि यदि जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का अनंत हल हो, कितना हल हो, अनंत हल हो, यदि रैखिक समीकरण का अनंत हल हो तो आलेख होंगे। कैसे आलेख होते हैं इसके, देखिए अगर एक हल होता है सिर्फ अद्वितीय हल होगा, अगर एक हल होता है यहाँ पे, ठीक है, और हल कितना होगा, एक हल रेखाएं कैसे होती हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है, कोई हल नहीं, अनंत हल होता है, अनंत हल रेखा कैसी होती है संपाती। कोई हल नहीं होने पर क्या होता है, कोई हल नहीं, तब क्या होता है समानांतर रेखा होता है। कौन सा रेखा, समानांतर रेखा होता है। ठीक है ना, ये कंडीशन अप्लाई करना है आप लोगों को।
एक हल होगा, याद रखना है इसको। प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी हमको, अनंत हल होगा। संपाती रेखा मिलेगी, कोई हल नहीं होगा। समानांतर रेखा मिलेगी, ठीक है। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि रैखिक समीकरण, यदि रैखिक समीकरण का अनंत हल हो तो अलग कैसे होंगे उसके? संपाती रेखा हम लोग को मिलेगा। कैसा रेखा मिलेगा? संपाती रेखा, ठीक है। चलिए, संपाती का मतलब है कि जो रेखा होगा ना वो एक दूसरे को सट गया रहेगा। देखिए इस तरीके से ये रेखा है, जस्ट उसके नीचे एक और रेखा यहाँ से सटा हुआ रहेगा, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। और एक दूसरे से में क्या होगा, ये पूरी तरीके से चिपका हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि संपाती हो गया। क्या हो गया? संपाती में हर पॉइंट पे ही काट रहा है। कितने पॉइंट पे काट रहा है? हर पॉइंट पे ही काट रहा है, तो ये संपाती है। ये है प्रतिच्छेदी रेखा, एक बिंदु पर काटेगा। ये है समानांतर रेखा, तो एक बिंदु पर काटेगा, एक हल होगा। हर बिंदु पर काट रहा है, संपाती रेखा, और अनंत हल होगा। और किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3.27 पर रेटिंग है। कह रहा है कि क्या है? परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर 20 में दिया है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी है एक प्राकृतिक संख्या है। ये ऑप्शन नंबर डी है एक अपरिमेय संख्या। क्या है ये? तो ये जो संख्या है जिसके ऊपर रेखिक रहता है, ठीक है, ये आसान आवर्ती संख्या का क्या है? दशमलव रूप है। ये आसान आवर्ती है, ठीक है, आसान होगा। और वही यही संख्या का होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो हमने क्या किया था, आप लोगों को सिखाया था कि आसान आवर्ती को किस रूप में लिख सकते हैं? हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? आसान आवर्ती होता है, ठीक है ना। आसान आवर्ती मतलब बार बार ये आएगा, पढ़ने नहीं, बार बार क्या होगा, यही आएगा। ये जो है यहाँ पे, ये हम लोग का वृत्त है, और वृत्त किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कौन सा रेखा है? ये है स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा? स्पर्श रेखा है। वृत्त किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा है? ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हम लोगों से, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कौन cos थीटा के बराबर है? कौन इसमें cos थीटा के बराबर है? ऑप्शन देखिए क्या दिया। ऑप्शन दिया हम लोगों को, ऑप्शन दिया है पहला sin स्क्वायर थीटा -1। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और ऑप्शन नंबर सी दिया है 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है? ये जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। आइए पता लगाते हैं इसको कि कौन इसके बराबर है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अगर हमें क्या करना हो, cos थीटा का मान निकालना हो, cos स्क्वायर थीटा तो क्या करेंगे? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा
ये बात होता है। अगर हमको सिर्फ चाहिए cos थीटा तो क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। और अगर साइन चाहिए तो क्या करते हैं हम, cos को इस साइड पर लाते हैं यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक फॉर्मूला ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 cos tan स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ से अगर हम sec थीटा का मान पूछते हैं तो क्या आएगा, रूट अंडर 1 cos tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है हम लोगों से, ठीक है। या फिर आपसे अगर 10 पूछता है तो हम उसको लाके क्या करेंगे, 10 को इधर करेंगे और उसको लाकर उधर घटा देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर चेंजिंग कर सकते। एक और फार्मूला होता है, इसको भी ध्यान रखिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा का मान निकाले हम, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा। cosec थीटा का मान कोई पूछे तो cosec थीटा का मान पूछे तो क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 3 फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कैसे, एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, प्लस माइनस इधर करके यहाँ पे बना सकते हैं आप इसको। एक होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको भी इधर करके बना सकते हैं, ठीक है, रूट में कर सकते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी इस तरीके से करके बना सकते हैं। 3 फार्मूला है मेरे, कौन कौन सा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप बना लेंगे यहाँ से, होगा। चलिए क्वेश्चन दिया यहाँ पे 18 नंबर दिया है क्या यहाँ पे, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना, tan थीटा लिखेंगे। ऑनलाइन नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है हम लोगों को, tan स्क्वायर थीटा माइनस में क्या sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, इक्वल टू व्हाट। हमको पता है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसको उलट देंगे तो हमें कितना आएगा, माइनस में 1 आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, माइनस में 1। ये आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद बच्चों, लग रही है साथ में।